हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भारत के इतिहास में अभी पढ़ रहे हैं क्या, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कुछ दिन पहले स्टार्ट किया क्या, कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में अपन देख चुके हैं कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से कारण थे कि भारतीयों को महसूस हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच जरूरी है, मतलब कांग्रेस की स्थापना की जरूरत भारतीयों को क्यों पड़ी, ये भी अपन देख चुके हैं। साथ ही साथ देखें क्या, उदारवादियों और उग्रवादियों के बारे में। ठीक है, उदारवादियों के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ पढ़े क्या कि उग्रवाद का जन्म क्यों हुआ, इसके बारे में भी डिस्कस किए थे। साथ ही साथ पढ़े कल क्या, बंगाल विभाजन। ठीक है, क्या पढ़े कल, बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में आ गया था, बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, जब बंगाल विभाजन किया गया है तब एक जेंटलमैन है, नाम क्या उनका, कृष्ण कुमार मित्र जी। नाम क्या है, कृष्ण कुमार मित्र जी। नाम क्या था, कृष्ण कुमार मित्र जी। और इन्होंने अपनी पत्रिका संजीवनी में पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया था। और इसी बहिष्कार को मिलाकर हमने पढ़ा ना, कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक सम्मेलन रखा गया, जहां पर स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया है कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, अब वह आंदोलन शुरू होने वाला है। स्वदेशी का मतलब क्या है, भारत में उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करना, जो हमारे देश में बन रही है, मेड इन इंडिया वस्तु जो है उसी का प्रयोग करने का लायका स्वदेशी कहलाया है। बहिष्कार क्या है, जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना। इस आंदोलन के दो मोटो हैं, उद्देश्य हैं क्या, पहला क्या है, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इस आंदोलन में दो उद्देश्य अपनाए गए। ठीक है, देखते हैं अब जब यह आंदोलन शुरू होगा, पूरे बंगाल में क्या आक्रोश है, पूरे बंगाल में इस बंगाल विभाजन के प्रति आक्रोश है। लोग समझ गए हैं क्या कि राष्ट्रवाद को दबाने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने ऐसा अलोकप्रिय विभाजन किया है। ठीक है, कोई भी बंगाल के व्यक्ति जो है ये नहीं चाह रहे, बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि बंगाल के विभाजन हो, लेकिन सरकार ने सब बातों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, राष्ट्रवाद को दबाने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया है। इसलिए जो जनता है, साथ ही साथ महिलाएं भी, ध्यान देना, इससे पहले क्या है, महिलाएं और बच्चे किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन इस आंदोलन में महिलाओं एवं कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में। ठीक है, अब जो युवा वर्ग है, जो कॉलेज स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, वो भी शामिल हो रहे हैं। इससे जो है ब्रिटिश सरकार की धड़कनें तेज हो गई हैं, वो घबरा गए हैं। तब बंगाल में एक बंगाल के मुख्य सचिव है, नाम क्या उनका, कार्लाइल। क्या नाम है, कार्लाइल जो है बंगाल के मुख्य सचिव है। ठीक है, और उन्होंने एक सर्कुलर चालू किया। बंगाल के मुख्य सचिव का नाम क्या उनका, कार्लाइल है, और इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। इसको हम लोग क्या बोले हैं, कार्लाइल सर्कुलर बोले हैं। क्या बोले हैं, कार्लाइल सर्कुलर बोले हैं। किसने जारी किया है, बंगाल के मुख्य सचिव कार्लाइल जी ने एक सर्कुलर जारी किया है कलेक्टर्स को, और ये बात कही है क्या, कि आप लोग जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्राचार्य हैं, उन्हें निर्देशित करें कि उनके कॉलेज का या उनके स्कूल का कोई भी छात्र इस आंदोलन में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, जो कार्लाइल है मुख्य सचिव बंगाल के, उन्होंने कलेक्टर्स को निर्देश दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्र के जो स्कूल कॉलेज हैं उनके प्राचार्य को निर्देशित करें कि इस आंदोलन में उनका कोई भी छात्र पार्टिसिपेट ना करे। और यह बात सुनकर भारतीय जो लोग हैं, साथ ही जो छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब के मन में अत्यंत गुस्सा फूट चुका है, और इस सर्कुलर का उल्लंघन करेंगे। वे इस सब सर्कुलर का उल्लंघन करेंगे। मना करने के बावजूद उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और साथ ही साथ इस सर्कुलर के विरोध में एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की है। एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना इस कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में इन्होंने की है। क्लियर है।
ध्यान देना। अब एक व्यक्ति है, नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। हम लोग बोलते हैं ना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए एक गीत अमार सुनार बांग्ला की रचना की। अमार सुनार बांग्ला की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। ठीक है, बाद में 1971 में यही बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनेगा। ठीक है, यही बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनेगा। ठीक है, मतलब क्या है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला की रचना, दोनों की रचना एक ही व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। दोनों राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही की है। ठीक है, कब की थी, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमार सुनार बांग्ला की रचना की थी। ध्यान देना। अब इसी समय क्या हो रहा है, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। ठीक है, मैं जो चार्ट भेजा हूं वो प्लीज आप लोग रोज रिकॉल करना। ठीक है, क्योंकि अभी जो पढ़ने वाले हैं वहां पर कहीं ना कहीं से कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में एक व्यू आना चाहिए आपका कि इस समय अधिवेशन कहां हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ध्यान देना, कब हुआ अधिवेशन, 1905 में हुआ। कब है, 1905 में हुआ है। कहां हुआ है, बनारस में। कहां हुआ है, बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके अध्यक्ष हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। ध्यान देना। अभी क्या हो रहा है, पहली बार जो गरम दल के नेता हैं, जो गरम दल उग्रवादी है, उनकी विचारधारा क्या है कि उनमें से कोई व्यक्ति इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनना चाहिए। ठीक है, जो उग्रवादी नेता हैं चाहते हैं क्या कि 1905 के बनारस अधिवेशन में उनमें से कोई क्या है, अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन बना कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या बन गए हैं, इस बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, और अब दोनों के मध्य, उग्रवादी और उदारवादी विचारधारा के मध्य एक बात को लेकर मतभेद आरंभ हुआ है। ठीक है, विभाजन अलग चीज है और मतभेद अलग चीज है। विभाजन कब होगा, 1907 में। ठीक है, गरम दल और नरम दल में विभाजन कब होगा, 1907 में होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, विचारों में मतभेद आ रहा है। कब, 1905 में, जब गोपाल कृष्ण गोखले जी बनारस में अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। तब उग्रवादी दल के नेता का मानना क्या है, उनका मानना है कि इस स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहिए। पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को फैलाना चाहिए। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, साथ ही जो नरम दल के नेता हैं, उनका ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि बहिष्कार जो है एकदम एक्सट्रीम चीज है, बहिष्कार एकदम एक्सट्रीम चीज है और केवल और केवल विशेष परिस्थिति में ही बहिष्कार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल छोटी छोटी बात पे बहिष्कार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहिष्कार एकदम एक्सट्रीम चीज है और केवल विशेष परिस्थिति में ही बहिष्कार का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले जी और सभी नरम दल के नेता मानते हैं। मतलब क्या है, गरम दल की बातों की उपेक्षा हो गई। गरम दल के लोग जो है उनके बातों की उपेक्षा हो गई है, उनकी बात नहीं मानी गई है। और पहली बार नरम दल और गरम दल में, जो नरम दल नहीं बोलना चाहिए, अभी नरम गरम नहीं बना है, अभी क्या बना, उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच जो मतभेद और मनभेद खुलकर सामने आया है। ठीक है, लेकिन जो उग्रवादी नेता हैं उनकी बातें कहीं ना कहीं युवाओं को आकर्षित करती है और देखते ही देखते उनके नेतृत्व में जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन है देश के अनेक हिस्सों में फैल गया। कांग्रेस में जो नरमपंथी नेता हैं, जो उदारवादी नेता हैं, उनके अधिवेशन में इस चीज को अस्वीकार करने के बावजूद, ठीक है, जो ये आंदोलन है देश के अनेक क्षेत्रों में फैल चुका है। कहां फैला है, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और मद्रास में यह आंदोलन फैल चुका है। मतलब सब तरफ यह आंदोलन फैल चुका है। एक बार क्वेश्चन पूछता है प्री में कि पंजाब में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, वैसे ही दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में, मद्रास में किन किन लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेंस में भी आपको ये आंसर लिखने में मददगार साबित होगा। ध्यान देना, पंजाब में सरदार अजीत सिंह जी, कौन है, पंजाब में सरदार अजीत सिंह जी। दिल्ली में कौन है, सैयद हैदर रजा जी। यूपी में कौन है, लाला लाजपत राय जी। कौन है, लाला लाजपत राय जी, जो कि एक उग्रवादी नेता है। साथ ही महाराष्ट्र में कौन है, तिलक जी एवं उनकी पुत्री का नाम क्या है, केतकर। इन्होंने महाराष्ट्र में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया है। किसने, तिलक जी ने और इनकी पुत्री केतकर जी ने। ध्यान देना,
जो तिलक जी हैं क्या, उग्रवादी दल के प्रमुख नेता, उग्रवादी दल के प्रमुख नेता हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसने कहा है? तिलक जी ने कहा। किसने कहा? तिलक जी ने कहा। साथ ही इन्होंने राष्ट्रवाद को हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश की है। तिलक जी ने राष्ट्रवाद को हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश की है और महाराष्ट्र वाले एरिया में गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया है ताकि सभी लोग एक साथ जुट सके और उनके मध्य राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो सके। ठीक है, ये तिलक जी ने ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव एवं शिवाजी महोत्सव आरंभ किया था। ठीक है, महाराष्ट्र में तो तिलक जी हैं, उनकी बहुत मान्यता है, उनको लोग बहुत ज्यादा मानते हैं अभी भी और उस समय भी। ठीक है, इनका एक छत्र राजसभा होना चाहिए। ठीक है, जो ये बोल दिए वही फाइनल है। महाराष्ट्र वाले एरिया में तिलक जी की अच्छी खासी बोलती थी। ठीक है, मद्रास में कौन है? चिदम्बरम पिल्ला जी। कौन है? चिदम्बरम पिल्ला जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ला जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखते देखते आंदोलन बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है। ठीक है, तब ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया क्या कि ये जो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो उदारवादियों की तरह नहीं है और केवल आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं। उन्हें कोई ना कोई कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तब उनके दिमाग में एक प्लान आया है। प्लान क्या है कि जो भी प्रमुख नेता है, जो भी उग्रवादी प्रमुख नेता है, क्यों ना उन सब को गिरफ्तार कर दें। ठीक, उन सब को गिरफ्तार कर दें। इसी बीच क्या हो रहा है? इसी बीच मुस्लिम लीग की स्थापना, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। कब? 1906 में। कब हो गई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई है। ध्यान देना, अब जो मुस्लिम वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, इन आंदोलनों से अलग हो जाएगा। मतलब क्या है? मुस्लिमों को यह आंदोलन अट्रैक्ट नहीं कर पाया। एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी को स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अट्रैक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति के तहत मुस्लिम लीग की स्थापना में योगदान दिया है। खुद जानबूझकर ही मुस्लिमों को इस आंदोलन से अलग करने के लिए या फिर राष्ट्रवाद से अलग करने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई है। ध्यान देना, किसी भी अगर दो भाई हैं सपोज है, ठीक है, या दो भाई है, दो देश है, उनके मध्य फूट डालना है तो सीधी सी पॉलिसी कि एक भाई को एडवांटेज दे दो, कुछ भी प्रॉफिट दे दो, पर्क्स दे दो। ठीक है, एक भाई को बहुत सारे पर्क्स दे दो और दूसरे को कुछ भी ना दो, ऑटोमेटिक दोनों के मध्य क्या हो जाएगा? फूट डल जाएगी, दोनों आपस में लड़ने लगेंगे। सेम काम किसने किया है? अंग्रेजों ने किया है। हिंदू और मुसलमानों के मध्य फूट डालने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कराई है। अब दोनों अलग अलग गुट बन गए हैं और बार बार जो मुस्लिम लीग है उनके नेताओं को कुछ छोटे मोटे पक्ष देते रहेंगे, ताकि हिंदू और मुसलमानों में कटुता बनी रहे। ठीक है, इससे पहले जो था हिंदू और मुसलमान तो हालांकि अलग अलग वर्ग थे, लेकिन दोनों में क्या था? भाईचारा था। लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने ऐसी कटुता पैदा कर दी है जो आज तक बरकरार है। ठीक है, आज तक बरकरार है हिंदू और मुसलमानों के मध्य। किसने पैदा की है? ये अंग्रेज ही हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के मध्य कटुता पैदा कर दी है। क्या कर दिया? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी है। मतलब क्या है? मुसलमानों का सपोर्ट नहीं मिला है इन्हें, मुसलमानों का सपोर्ट नहीं मिला है। अब आंदोलन हल्का सा वीक हो रहा है। उसके तुरंत बाद क्या हो गया है? सूरत विभाजन। क्या हो गया है? 1907 में सूरत विभाजन हो गया। क्या हो गया? सूरत विभाजन। मतलब क्या है? कांग्रेस, नरम दल एवं गरम दल, दो पार्टी बढ़ गई है। जो उग्रवादी नेता हैं वो कहलाए क्या? गरम दल कहलाए हैं, जबकि उदारवादी नेता क्या कहलाए हैं? नरम दल कहलाए हैं। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे अलग से। सुनिए अभी क्या हो रहा है। कांग्रेस जो है दो पार्टी बढ़ चुकी है, मतलब उनकी शक्ति भी कमजोर हो गई, कांग्रेस शक्ति भी कमजोर हो गई है। और इस मौके का फायदा उठाकर, ठीक है, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों के मन में एक विचार आया क्या कि उग्रवादी दल को, अगर उग्रवादी दल के सभी नेताओं की गिरफ्तारी कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। अगर उग्रवादी दल के नेताओं की गिरफ्तारी हो जाए, ठीक है, और आगे चलकर अंग्रेज इन सभी की गिरफ्तारी पर फोकस करेंगे। जैसे ही सब गिरफ्तार हो गए ऑटोमेटिकली यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। देखते हैं अपन। ठीक है, बात कब की है? 1907 की बात कब की है? 1907 की। लाला लाजपत राय को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें गिरफ्तार करके
जेल में डाल दिया, कहां गए, जेल में डाले हैं, और बाद में उन्हें बर्मा निर्वासित कर दिया, उन्हें बर्मा निर्वासित कर दिया गया, म्यांमार में है बर्मा, ठीक है, उन्हें बर्मा निर्वासित कर दिया। मतलब ये क्या है, उग्रवादी दल के एक प्रमुख नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है, साजिद कहां चले गए, वो बर्मा भेज दिए गए, ठीक है। इसके बाद विपिन चंद्र पाल जी को 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई। विपिन चंद्र पाल जी को इस आंदोलन में संलिप्त होने पर 6 महीने कैद की सजा सुनाई दी गई है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, गरम दल के 4 स्तंभ कौन कौन है, लाल बाल पाल और अरविंद घोष जी, लाल बाल पाल और अरविंद घोष जी। अंग्रेजों का फोकस इन चारों पर ही, इन चारों को अगर हटा दे पिक्चर से तो ये आंदोलन ऐसे ही कमजोर रहेगा, ऐसा इनका मानना है। इसी कारण इन चारों को गिरफ्तार करने पर फोकस है कि इनका अंग्रेजों का, ठीक है। लाला लाजपत राय जी और विपिन चंद्र पाल जी अब गिरफ्तार हो गए, ठीक है। अब कौन बचे हैं, तिलक जी, ठीक है ना। इस समय तिलक जी महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद का प्रचार बहुत ही धुआंधार तरीके से कर रहे हैं, उनके 2 अखबार है, कौन कौन से, मराठा और केसरी, कौन कौन से हैं, मराठा और केसरी। और इन अखबारों के माध्यम से तिलक जी जो जन है, महाराष्ट्र का जन है, वहां तक राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में सफल हो रहा है, ठीक है। लेकिन तभी केसरी जो अखबार है उसमें उन्होंने अपना एक लेख लिखा है। तिलक जी ने केसरी अखबार में एक लेख लिखा है, और उस लेख के आधार पर अंग्रेजों ने उन पर 6 साल की सजा सुनाई है, उनको तिलक जी को उस लेख के आधार पर 6 साल की सजा सुनाई है। किसने, अंग्रेजों ने। तिलक जी को उस लेख के आधार पर ही 6 साल की सजा सुनाई गई, ठीक है। जब उनको सजा हो गई तब उनको मांडले जेल कहां है, बर्मा में, ये भी बर्मा में ही है। मांडले जेल कहां है, बर्मा में है। तिलक जी को भी बर्मा में मांडले जेल में रखा गया। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए उन्हें मांडले जेल बर्मा में रखा गया। तब तिलक जी ने जेल में रहते हुए ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है, गीता रहस्य। किसकी रचना है, तिलक जी की है। जब उन्हें केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, तब उन्हें बर्मा निर्वासित किया गया है मांडले जेल में। तब इस दौरान ही उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। अब लाल बाल और पाल तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। बचा कौन है, अरविंद घोष जी। बचे हैं, ध्यान देना। अभी क्या हो रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी हुई है, ठीक है। कौन सा, अलीपुर में। कहां हुई है, अलीपुर में। अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं, क्या कहते हैं, अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं, ठीक है। केस क्या है, अवैध हथियार। क्या है, अवैध हथियार रखने के जुर्म में 34 लोगों को, अवैध हथियार रखने के जुर्म में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शामिल कौन है, अरविंद घोष जी उसमें शामिल है, जिसमें अरविंद घोष जी भी शामिल हैं, ठीक है। जब शामिल हैं तब उन्हें क्या होगी, 1 वर्ष की सजा होगी। क्या होगी, 1 वर्ष की सजा होगी। बाद में हालांकि इनके खिलाफ ठोस सबूत न होने पर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी अरविंद घोष जी क्या हो गए हैं, इनका मन उठ चुका है। अब ये कहां चलेंगे, पांडिचेरी जाएंगे, और यहां इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। इसी तरीके से अब जो उग्रवादी दल के जो शीर्ष नेता हैं, उन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आंदोलन कमजोर हो चुका है, ठीक है। इसी समय चिदम्बरम पिल्लै जी और कृष्ण कुमार मित्र, इनको भी, इन जो स्थानीय नेता हैं, ठीक है, इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जो मद्रास के नेता है कौन, चिदम्बरम पिल्लै जी, ठीक है। हमने पढ़ा है बहिष्कार शब्द किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र जी ने दिया था अपनी पत्रिका संजीवनी में, उन्हें भी गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ बंगाल के नेता नाम क्या है, अश्वनी कुमार दत्त। नाम क्या है, अश्वनी कुमार दत्त जी, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब क्या है, अब ये आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। क्या हो गया है, आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया है। कोई भी इसे लीड करने वाला नहीं बचा, इसीलिए धीरे धीरे करके आंदोलन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई इसे लीड करने वाला बचा ही नहीं है। इसीलिए आंदोलन अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है, ये खत्म होता है कि आपका स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन आपका समाप्त होता है। अच्छा सुनिए, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मैं बोला हूं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन समाप्त हो गया। शुरू क्या हुआ था,
शुरू क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में, बंगाल विभाजन के विरोध में यह स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट किया गया था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ध्यान देना 1911 में क्या होगा? दिल्ली दरबार। क्या होगा? दिल्ली दरबार का आयोजन होगा। क्या होगा? दिल्ली दरबार का आयोजन होगा। ठीक है। और इस दिल्ली दरबार में एक घोषणा की गई है। घोषणा की है क्या? कि आज से जो बंगाल विभाजन है वो रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा इस दिल्ली दरबार में की गई है। ठीक है। हालांकि आंदोलन समाप्त हो गया है, लेकिन दीर्घकालिक रूप में जब 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ तब इस समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया है। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ बंगाल के दो पार्ट हैं, उनको मिलाकर एक बंगाल बनेगा, लेकिन उड़ीसा एवं बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। उड़ीसा एवं बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। साथ ही साथ असम और सिलहट के क्षेत्र को मिलाकर एक और प्रांत बने। क्या बनेगा? एक और प्रांत बनेगा। लेकिन जो वर्तमान बंगाल है उसका पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, इसको एक प्रांत रहने दिया गया है। बल्कि बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया है। साथ ही साथ असम के साथ सिलहट वाले क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया है। क्लियर है? खत्म होता है कि आपका स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन आपका समाप्त होता है। देखते हैं अब आगे। ठीक है। देखते हैं अब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के बारे में, जो कब हुआ है? 1906 में। कब हुआ है? 1906 में हुआ है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। इससे पहले मैं कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के बारे में सिर्फ बताया हूं, जो कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में, जहां पर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और पहली बार उदारवादी दल और उग्रवादी दल के नेताओं के मध्य मतभेद हुआ था। क्यों हुआ था मतभेद? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो है उसकी सीमा को लेकर दोनों के मध्य क्या हुआ था? मतभेद हुआ था। अब क्या हो रहा है? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है। कब? 1906 में। कब हो रहा है? 1906 में। हमने देखा है इससे पहले के बनारस अधिवेशन में उग्रवादी दल के नेता अपने में से किसी को लीडर बनाना चाह रहे थे, लेकिन बना कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि उदारवादी दल के नेता हैं। वो क्या बन गए थे? अध्यक्ष बन गए थे। इससे पहले वाला अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में, गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या बन गए थे? अध्यक्ष बन गए थे। चलो कोई बात नहीं। अब क्या? अब जब ये अधिवेशन हो रहा है तब अब उग्रवादी दल के नेता चाह रहे हैं क्या? पिछले बार हो गया जो हो गया, लेकिन इस बार तो हम में से कोई अध्यक्ष बनना चाहिए। इस बार तो हम में से कोई ना कोई अध्यक्ष बनना चाहिए, ऐसा उग्रवादी दल के नेता मानते हैं हम। ठीक है। लेकिन इस बात से सहमत नहीं है। इस बात से उदारवादी दल के नेता सहमत नहीं है। देखते हैं। तो तिलक जी का क्या मानना है कि लाला लाजपत राय जी को इस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन उदारवादी दल के नेता इस बात से सहमत नहीं है और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है। तब उदारवादी नेताओं ने एक बीच का रास्ता सोचा है और दादा भाई नौरोजी जी को क्या बनाया है? अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। ध्यान देना, दादा भाई नौरोजी जी को अध्यक्ष घोषित कर देगा। अब जब मैं बताऊं इनके बारे में, कांग्रेस के बारे में जब पढ़ा अपन उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी युग के बारे में पढ़े हैं, तब वहां पर बताऊं दादा भाई नौरोजी के बारे में कि इनकी बातों को हर कोई सुनता है। उदारवादी नेता भी और उग्रवादी नेता भी इनकी बातों को सुनते हैं। जब अध्यक्ष के पद पर इनका नामांकन हुआ है, ठीक, इन्हें अध्यक्ष घोषित किया गया है, तब ये जो नेता हैं तिलक जी और लाजपत राय जी, ये अब शांत हो गए, क्योंकि इनकी बातों को कोई भी टालता नहीं है कि ये सब में पूजनीय है। इसीलिए जब इनके नाम की घोषणा हुई तब सब चुप बैठ गए। लेकिन यहां पर उग्रवादी नेता जो अपनी मांगों को लेकर अटल है, प्रखर है। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी जी ने उनकी बातों को सुना है, जिस कारण से इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वशासन का प्रस्ताव उग्रवादियों के द्वारा पारित कराया गया है। ठीक है। क्योंकि
अब इस बात पर अटल है कौन? उग्रवादी। इसी कारण उनके द्वारा स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वशासन संबंधित 4 प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित कराए गए हैं। और मैं क्या बोल रहा हूं, जो दादा भाई नौरोजी जी हैं वो सबकी बात सुनते हैं, सब में पूजनीय है। इसी कारण उन्होंने इस बात पर सहमति दी है, चारों प्रस्ताव उन्होंने पारित कर दिए, चारों प्रस्ताव उन्होंने पारित कर दिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या? इस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य माना गया है। इस अधिवेशन में ही स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य माना गया है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी अभी कहते कांग्रेस के अध्यक्ष थे इस कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1906 में ही एक घटना हुई और हुई, क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुई है? मुस्लिम लीग की स्थापना। ध्यान देना, बाद में यही मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग करेगा। ठीक है, इसीलिए जो पाकिस्तान कैसे बना ये जानने के लिए पहले मुस्लिम लीग जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में स्थापना हुई थी। ध्यान देना, इससे पहले 1905 में वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन है। कौन है? लॉर्ड कर्जन। उन्होंने मुसलमानों को प्रेरित किया है क्या? कि कांग्रेस के अंदर आपकी कोई पूछ परख नहीं है, भड़काने का काम किया, फूट डालो और शासन करो। कांग्रेस के अंदर आपकी कोई पूछ परख नहीं है। ठीक है, आपको अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही है, इसी कारण ये बेहतर होगा कि आप एक पृथक संगठन बनाएं। ऐसा फूट डाल दिया किसने? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ऐसी फूट डाल दी है हिंदू और मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों के मध्य में। ठीक है, और उनकी बातों में आकर अक्टूबर 1906 में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय के पास पहुंचा है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने भड़काया और उनकी बातों में कौन आ गया है? मुसलमान आ गए हैं, और वो सब एक दल के रूप में एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर आगा खां की लीडरशिप में कहा है वायसराय के पास आए हैं। इस समय वायसराय कौन है? वायसराय बन चुका है मिंटो। कौन बन चुका है? मिंटो अभी वायसराय बन चुका है। लॉर्ड कर्जन चले गए हैं, अब कौन बन गया है? वायसराय कौन बन गया है? मिंटो बन गया है। उनके पास कौन आया है? मुसलमानों का यह प्रतिनिधि मंडल आया है। ठीक है, और उनसे एक बात कही, क्या? कि हम सरकार के प्रति वफादार हैं, आप मुसलमानों के लिए कुछ विशेष प्रबंध कीजिए। ठीक है, अगर आप कुछ विशेष प्रबंध करते हो तो हम आपके वफादार रहेंगे। ऐसा आगा खां की लीडरशिप में इस प्रतिनिधिमंडल ने घोषणा कर दी है। ठीक है, अब मुसलमानों के लिए अब अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि राष्ट्रवाद को कैसे कमजोर कर सके। पूरे हिंदुस्तान को अगर 2 भाग में बांट दे, ठीक है, हिंदू और मुसलमानों में बांट दे, तो ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और कभी भी राष्ट्रवाद अपने पीक को अचीव नहीं कर पाएगा। और इसी सोच से अब उन्होंने इस खाई में, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच दरार बढ़ रही है, उस दरार को खाई बनाने का काम इन अंग्रेजों ने किया है, वायसराय मिंटो ने किया है, इन अंग्रेजों ने किया है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? कुछ दिनों पश्चात क्या हो रहा है? दिसंबर में, अभी कब था? अक्टूबर में आगा खां लीडरशिप में लोग किससे मिले हैं? वायसराय मिंटो से मिले हैं। अब 2 महीने बाद ही दिसंबर 1906 में ढाका कहां है? बांग्लादेश में। कहां है? बांग्लादेश में है। वहां पर क्या हो रहा है? एक अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन हो रहा है। कहां पर? ढाका में क्या हो रहा है? अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन हो रहा है, और वहां पर ढाका के नवाब मौजूद है। नाम क्या है उनका? नवाब सलीमुल्लाह खां। नाम क्या है? नवाब सलीमुल्लाह खां, जो कि स्वागत समिति के अध्यक्ष भी थे। याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन सुन लीजिए। ठीक है, तो नवाब है कौन? सलीमुल्लाह खां। वो क्या है? स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने यहां पर मुस्लिम लीग का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, क्या हो रहा है? सुनिए फिर से। दिसंबर 1906 में ढाका में क्या हो रहा है? अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन हो रहा है, और उस सम्मेलन में ही ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां जी ने मुस्लिम लीग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सलीमुल्लाह खां जी ने मुस्लिम लीग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का गठन किया गया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का गठन किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, और आगा खां जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ इस मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में निर्धारित किया गया कि इस
संगठन का मुख्यालय कहां होगा? लखनऊ में होगा। कहां होगा? लखनऊ में होगा। इसकी घोषणा कर दी गई है। अब जो मुस्लिम लीग है एक पृथक संगठन बन चुका है जो अंग्रेजों के प्रति वफादार होगा, साथ ही साथ अपनी जो मांग है उनको सरकार के सामने पृथक रूप से प्रस्तुत करेगा। ठीक है, स्थापना किसने की है? इस सलीमुल्लाह खान जी ने। किसने की है? सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा था मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की है, और वहां पर सलीमुल्लाह खान जी का नाम नहीं है। वहां पर सलीमुल्लाह खान जी का नाम नहीं है। ध्यान देना, अगर सलीमुल्लाह खान जी का नाम नहीं है, अगर ऑप्शन में क्या आगा खान, नाम क्या है? आगा खान है, तो वो आपको टिक करना है। क्लियर है? क्रम याद रखिए, क्रम याद रखिए। ठीक है, अगर सलीमुल्लाह खान ऑप्शन में है तो वही आंसर सही होगा। अगर ये नहीं है, सलीमुल्लाह खान जी नहीं है और आगा खान आपके ऑप्शन में है, टिक करना किसको? आगा खान को टिक करना है। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में है क्या? मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क है, तो आपको वो टिक करना है। क्लियर है? इससे पहले क्या हो रहा था, जो 5 ऑप्शन था ना, वो एकदम बेहतरीन चीज था, वो बेहतरीन चीज था। अगर सलीमुल्लाह खान जी नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, निकटतम आंसर पे आपको टिक लगाना है, इसलिए सलीमुल्लाह खान जी खोजना है। अगर नहीं मिला तो क्या लगाएंगे? आगा खान। अगर ये दोनों नहीं मिले तो लगाना है क्या? मोहसिन उल मुल्क, जो मुस्लिम लीग के सचिव घोषित किए गए थे, जो मुस्लिम लीग के सचिव घोषित किए गए थे। क्लियर है? मुस्लिम लीग की स्थापना अब हो चुकी है। बाद में देखेंगे कि कैसे ये मुस्लिम लीग क्या बनेगा, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की मांग कैसे करेगा, इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं अब सूरत अधिवेशन, देखते हैं अब क्या सूरत अधिवेशन देखते हैं हम। देखते हैं अब सूरत अधिवेशन के बारे में, देखते हैं अब क्या सूरत अधिवेशन के बारे में। कब हुआ है? 1907 में। कब हुआ है? 1907 में हुआ है। ध्यान देना, सूरत कहां है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में स्थित है सूरत। अब देखते हैं इस अधिवेशन के बारे में, देखते हैं इस अधिवेशन के बारे में। इस समय जो बंगाल में क्या हुआ है, बंगाल विभाजन हुआ है, उसके अगेंस्ट में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन पैरेलली चल ही रहा है। पैरेलली स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चल ही रहा है। ठीक है, अब जब ये सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, इससे पहले हमने देखा है 1905 का बनारस अधिवेशन और देखा है क्या 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। दोनों अधिवेशनों में जो उग्रवादी नेता है वो अपने नेता को अध्यक्ष पद पर चाह रहे थे, लेकिन दोनों अधिवेशनों में उनकी मंशा कामयाब नहीं हुई है। उनका कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद पर बैठ नहीं पाया है। ठीक है, इसीलिए उनकी इच्छा क्या है कि इस बार, कम से कम इस बार तो इस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल के नेता को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। इसी कारण उन्होंने लाला लाजपत राय जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ठीक है, उग्रवादी नेता जो है उन्होंने लाला लाजपत राय जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनके अगेंस्ट में उदारवादियों ने रास बिहारी घोष जी को, ध्यान देना, रास बिहारी घोष जी अलग व्यक्ति हैं, रास बिहारी बोस अलग व्यक्ति हैं, दोनों अलग हैं, एक उदारवादी दल के बल्कि दूसरे उग्रवादी हैं, इसलिए दोनों में डिफरेंस समझना है। जो यहां पर उदारवादी दल के उम्मीदवार है कौन है? घोष है। कौन है? रास बिहारी घोष जी हैं। ये उदारवादियों की तरफ से इस अधिवेशन में उम्मीदवार है। ठीक है, अब इस बात को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों में भयंकर मतभेद हो गया है। ठीक है, दोनों में पहले मतभेद था, अब मनभेद तक बात पहुंच चुकी है। किसी बात को लेकर अब सामंजस्य नहीं बैठ रहा। अंततः चुनाव हुआ और चुनाव में रास बिहारी घोष जी क्या है? कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए। रास बिहारी घोष जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, मतलब क्या है, उग्रवादियों की बात को कोई भी तवज्जो नहीं मिल रही है। ठीक है, ये अध्यक्ष बन गया, ठीक है, लेकिन जब इन्होंने मांग रखी क्या कि स्वदेशी एवं बहिष्कार को पूरे देश में आयोजित करना चाहिए, लेकिन इस बात पर उदारवादी जो है सहमत नहीं। अंततः मतभेद बढ़ता ही चला गया और जिसके पश्चात कांग्रेस जो है अब 2 पार्ट में बढ़ गई। इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई है। नरम दल एवं गरम दल नाम के 2 हिस्सों में बढ़ गई है, जहां पर उग्रवादी नेता है क्या कहला है? गरम दल के नेता कहला है, जबकि उदारवादी नेता क्या कहला है? नरम दल कहला है। इसी प्रकार कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ है? 1907 में हुआ है। कहां पर? सूरत में, जहां पर जो कांग्रेस है
गरम दल एवं नरम दल नाम के दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया है। ठीक है, दो हिस्सों में बढ़ने के कारण क्या थे? पहला कारण क्या था? अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादी और उग्रवादी में मतभेद था। दूसरा क्या है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को लेकर कि उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए, देशव्यापी होना चाहिए। इस बात को लेकर भी इन दोनों दल नेताओं के मध्य क्या है? दोनों दल नहीं बोलना चाहिए, दो मतों के मध्य क्या है? मतभेद था। दो मतों के मध्य क्या था? मतभेद था, जिस कारण से ही अब कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई है, नरम दल एवं गरम दल। ठीक है, एक बच्चा जो है पिछले बार में कॉपी चेक करा था तो वो नर्म और गर्म लिखा था। ठीक है, नर्म और गर्म नहीं होता, नरम और गर्म लिखना है। क्या लिखना है? नरम दल और गरम दल लिखना है। क्लियर है? अब ध्यान देते हैं, जब कांग्रेस बढ़ गई है इसके बाद हमने देखा भी है कि गरम दल के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? मुस्लिम लीग जो है उनका सम्मेलन हो रहा है। अब बस उनका झुकाव सरकार की ओर बढ़ता जा रहा है, उनका झुकाव अंग्रेज की ओर, सरकार की ओर बढ़ता जा रहा है। और तभी क्या है? भारत में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। ध्यान देना, जो मार्ले हैं, मार्ले कौन है? भारत सचिव है। मार्ले है क्या? भारत सचिव है। मार्ले क्या है? भारत सचिव है। जबकि वायसराय कौन है? मिंटो क्या है? वायसराय है। और क्योंकि इस समय भारत में अंग्रेजों के प्रतिनिधि ये दो लोग हैं, इसी क्या बोले हैं? इस अधिनियम को बोले हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोले हैं। ठीक है, मार्ले क्या है? भारत सचिव है, जबकि मिंटो क्या है? वायसराय है। क्योंकि इस समय अंग्रेजों के प्रतिनिधि भारत में यही दोनों हैं, इसी कारण इस अधिनियम को क्या बोला गया है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला गया। ध्यान देना। अब थोड़ा बैकग्राउंड में आते हैं 1908 में क्या हो रहा है? मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, जो मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया? 1909 में। कब आया ये? 1909 में आया है। इसके बैकग्राउंड में जा रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ भूतकाल में जा रहा हूं मैं। क्या हो रहा है? मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन। क्या हो रहा है? मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ कब? 1908 में। कब हुआ है? 1908 में हुआ है, जहां पर मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव पारित किया है। पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव पारित किया है मुस्लिम लीग ने। ध्यान देना, जो पृथक निर्वाचन आरक्षण से अलग है। आरक्षण से अलग है क्या? पृथक निर्वाचन। समझते हैं क्या पृथक निर्वाचक मंडल होता क्या है? ध्यान देना, इनकी मांग क्या है? जहां पर भी मुस्लिम बहुल एरिया है वहां पर हमेशा उम्मीदवार कौन बनेगा? मुस्लिम बनेगा। और वोट कौन देगा? वोट भी मुस्लिम ही देंगे। इसी को हम लोग क्या बोले हैं? पृथक निर्वाचक मंडल बोले हैं। मतलब क्या है? मुस्लिम बहुल एरिया में जो भी अलग धर्म के व्यक्ति हैं उनको मत देने का भी अधिकार नहीं, यही कहलाया है पृथक निर्वाचन मंडल कहलाया है। और ये आरक्षण से अलग है। मान के चलिए लेते हैं अपन कोई शेड्यूल एरिया लेते हैं, अनुसूचित क्षेत्र लेते हैं। वहां पर क्या होता है? जो उम्मीदवार है, विधायक है, सांसद है, क्या बनेगा? हमेशा एसटी वर्ग का व्यक्ति उम्मीदवार बनेगा। लेकिन वोट देने का अधिकार सबको है ना, जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को भी मत देने का अधिकार है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं? इस पृथक निर्वाचक मंडल के अंतर्गत जो उम्मीदवार होगा वो हमेशा मुस्लिम व्यक्ति होगा, और साथ ही साथ उन्हें चुनने का अधिकार भी केवल और केवल मुस्लिमों को होगा। ऐसा मांग इनके द्वारा किया गया है। ऐसा मांग इस मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। अमृतसर अधिवेशन 1908 में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान देना, क्योंकि ये सरकार के करीब है, सरकार के प्रति वफादार है, इसी कारण इस प्रस्ताव को कहां लेकर गए हैं? अंग्रेजों के पास लेकर गए हैं, जिसे वायसराय मिंटो ने स्वीकार कर लिया है। वायसराय मिंटो ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में यह प्रस्ताव का उल्लेख मिलेगा, जब अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना कर दी है। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को वैधानिक घोषित किया है इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। मतलब क्या है? अब जो मुसलमान है, जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया है, केवल और केवल मुस्लिम व्यक्ति उम्मीदवार बनेंगे और वोट भी केवल मुस्लिम ही देंगे। ठीक है, इसको जो अन्य प्रावधान है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अन्य प्रावधान आप लोग संविधान में पढ़ चुके हो। ठीक है, यहां पर मैं लिखवाऊंगा नहीं फिर। ठीक है, कि व्यवस्थापिका में इनका बहुमत रखा गया, वो सब मैं लिखूंगा। ठीक है, एसपी सिन्हा जी के बारे में ये सब आप लोग पढ़ चुके हो संविधान में। ठीक है, यहां पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। खत्म होता है क्या? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो कि इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके जो प्रावधान है आप लोग ऑलरेडी संविधान में
पढ़ चुके हो, प्लीज अगर मन किया तो यहां से पढ़ लेना। यहां पर डिस्कस करना इंपॉसिबल है, अगर ऐसे पढ़ते रहे तो इतिहास कभी खत्म ही होगा, ठीक है। अगर यहां पर ही मैं ये इस अधिनियम के प्रावधान पढ़ाने चलूं तो इतिहास कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। माल्य मित्र सुधार अधिनियम के बारे में जो इतिहास से महत्वपूर्ण है वो क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसका मतलब क्या होता है। क्लियर है? थैंक यू क्लास।